So, hello everyone. My name is Himanshu Saraswat, and I am from IIT City. So, in this session, we will start our next topic, that is ray optics and optical instruments. So, आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ ही लिया होगा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने जान लिए होंगे क्या होता है. तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हम इसके प्रिपेयर कर सकें खुद को जेई एग्जाम के लिए. ओके, सो हम डायरेक्टली अपने वन नोट पे जाएंगे और वहां पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा on a refracting face of prism emerges from the other face normal. Okay, so okay, if the angle of the prism it is 5 degree and the prism is made of material of refractive index 1.5, the angle of incidence, तो angle of incidence होगा क्या तब ऐसी स्थिति में? तो देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है. देखो, सबसे पहली लाइन में देखें, एक रे है, लाइट, रे ऑफ लाइट है, वो एक एंगल थीटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव फेस से जा रही है, थीटा एंगल से जा रहा है और प्रिज्म और इमर्ज कर रहा है. नो मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रिज्म है कि यहां से कोई रे गई, कोई अंदर डेविएशन हुआ होगा ऐसा कुछ, यहाँ पे आ गई, पैरेलल हो गई. यही कह रहे हैं ना इमेजेस. यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है. ये देखो, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे. ये है, ये सरफेस के नॉर्मली हो गई. ये यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है. ओके, और बोला गया है कि इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री, वो सॉरी 5 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 डिग्री है, सॉरी 1.5. ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना होगा. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो कितना था. ओके, तो जहां तक हम जानते हैं डेविएशन कितना होता है, तो डेविएशन कितना होता है, m-1 और इंटू ए. तो ये होता है हमारा डेविएशन. तो डेविएशन वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे इसका. डेविएशन कितना आएगा इसका, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, -1 जो कि एयर का है, और 5 डिग्री, दैट इज कितना आ जाएगा, 2.5. ओके, ये 2.5 गया. ओके, तो द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 50 डिग्री, सॉरी एंगल 5 डिग्री, सॉरी the angle of prism is 5 degree. Okay, the ray emerges from the refractive face of the prism normally. तो यहाँ से नॉर्मली जा रही है, वो पता है. तो क्या होगा इस स्थिति में, जो इंसिडेंट वो है ना, इंसिडेंस एंगल, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो कि रिफ्रैक्टिव एंगल के जो कि 0 है. ओके, यानी कि हम कह सकते हैं जो ए है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, वो है R1 प्लस R2, वो दोनों हो जाएगा 0. ओके, यानी कि R1 जो है वो हो जाएगा डायरेक्टली ए, अपने एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो जाएगा यहाँ पर. ओके, तो R1 तो हमारा है कितना, 5 डिग्री, 5 डिग्री है ना. तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू म्यू इंटू R1. ओके, तो ये इससे क्या हो जाएगा, म्यू के 3.5 सॉरी 1.5 यानी कि 3/2 3/2 है इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.5. तो 7.5 इसका हमारा आंसर है. ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5, हो जाएगा कितना, हाँ ये 7.5 इसका आंसर है. सो नेक्स्ट क्या है, पल्स. एक हमारा शॉर्ट पल्स है ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब. तो ये ग्लास मानते हैं, एक, अरे यार ये थोड़ा सा, एक ग्लास स्लैब है और इंसिडेंट हो रही है लाइट.
एट नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल से एक से जा रही है। ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब द फर्स्ट कलर इमर्जेस, तो देखो इसमें अंदर प्रवेश करेगी तो मीडियम चेंज हुआ यानी कि इसकी स्पीड घटेगी। तो हर हर देखो आपको पता है कि हर कलर की अलग अलग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, तो हर कलर की अलग अलग स्पीड होगी एयर में, उसी के हिसाब से। तो ये डिपेंड किस पे करती है, जो वेलोसिटी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है डिपेंड अपना फ्रिक्वेंसी पे। तो फ्रिक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी मतलब उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा, एनर्जी इतनी ज्यादा वो उतना ज्यादा ट्रेवल फास्ट करेगी। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, रेड। ओके, तो रेड कलर जो है इसका आंसर है हमारा। पहला क्या इमर्ज होगा, रेड कलर सबसे पहले इमर्ज होगा, जो ऐसे हो रहा होगा। ओके, रेड कलर सबसे पहले इमर्ज होगा। आपने ये भी देखा होगा, यही जो रूल है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पे मतलब लागू होता है। जैसे सबसे पहले ये पृथ्वी अपनी यहाँ पे अपन खड़े हैं, इधर से सूर्य आ रहा है। ओके, सूर्य धीरे धीरे निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले जो रेज आ रही है ना आपकी आंखों में, वो रेड कलर की आ रही है, इसलिए जो सूर्य है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और जैसे जैसे ऊपर चलते जाता है सबकी फ्रिक्वेंसी सेम आने लगती है, तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है, एकदम ऊपर पहुंच जाता है एकदम व्हाइट लगता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अप्रोचेज अ कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस क्या होता है, जो रेस को कन्वर्ज कर दे आपस में। Convergent lens from the left of the lens with a uniform speed 5 meter per second and stop at the focus. The image, तो देखो क्या है कि एक जो है लाइट है, एक ये हमने लेंस बना लिया तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये अप्रोचेस मतलब अप्रोच कर रहा है इसको फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की। ओके, इट मूव अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन से जाएगी, क्योंकि देखो ये था कि एंड स्टॉप, ये देखो ये फोकस मान लो, फोकस से पहले क्या होता था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो, फोकस मान लो, तो उसकी इमेज कैसे बनती थी, इलाज होती चली जाती थी, मतलब सॉरी फोकस पे आके, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम बनती है, ऐसे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे बनेगी सेम, और छोटी से बड़ी होती जाएगी। ओके, सो इमेज में हमको क्या देखेगा, एक्सलेशन देखेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ओके, तो देखो अगर मान लो एफ हम मान ले 20 मीटर एंड डिफरेंट पोजिशन ऑफ मतलब अलग अलग पोजिशन मान ले, जैसे u इक्वल टू -50 मीटर, -45 मीटर, -40 मीटर, -34 मीटर, ये ऐसे करके u मान लेते हैं अपना स्पीड। ओके, तो हम v क्या प्राप्त करेंगे, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी आपको प्राप्त करना तो आता ही होगा, फॉर्मूला लगा के सीधा। ओके, तो वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे टाइम इंस्टेंसेस पे अलग अलग, जैसे 33.3, इस पे 36, इस पे 40, इस पे 46.7, यानी कि स्पीड बढ़ रही है, अपनी इमेज है ना उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो अगर इमेज की स्पीड बढ़ रही है यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन तो है, और कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है। देखो पहले कितना बढ़ा, पहले 2 पॉइंट समथिंग बढ़ा, 7 कुछ, फिर और ज्यादा बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया, तो ये यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या है, मूव अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको आप याद भी रख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है। ओके, तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैसेंजर इज एन एरोप्लेन सेल, इन एन एरोप्लेन सेल, एक पैसेंजर है, चलो एक एरोप्लेन बनाते हैं, कैसे ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, जजमा गन मेरा ऑलरेडी खराब है। तो ये अपना एरोप्लेन है, इसके अंदर कोई पैसेंजर बैठा,
तो इसमें पहला ऑप्शन है कि नेवर सी अ रेन, मतलब वो एक रेनबो को नहीं देख सकता। दूसरा है मे सी अ, मे सी, हेलो, या, तो दूसरा है मे सी अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी रेनबो एज कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, दूसरा है सी, तीसरा है मे सी अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो एज कंसेंट्रिक ए आर्क्स और सेल नेवर बी अ सेकेंडरी। तो इसमें कौन सा, इसमें देखो आपके पास एक स्पीड है, जो मान लेते हैं इस जो है एरोप्लेन की स्पीड एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, और रेनबो मान लो ऐसा है, चलो कहीं ये बूंद 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 रेनबो कहीं बन रहा है। तो रेनबो में क्या है, रेनबो में क्या होता है, पड़ती हैं और जो बूंद होती हैं आकाश की उनसे परावर्तित होती हैं और आपकी आंखों में पड़ती हैं। तो देखो, तो हाँ, देखो ये जब आकाश में है ये, तो आकाश में है यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसको यहाँ की भी बूंदें दिखेंगी, यहाँ की भी होंगी, यहाँ भी होंगी, नीचे भी होंगी, तो उस जगह इसकी भी बूंद होंगी। ओके, तो सब जगह बूंद ही बूंद होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा तो हो गई, अब छोटा नहीं होगा, जो है रेनबो होगा पूरा, फुल रेनबो होगा। अब फुल रेनबो होगा क्योंकि टोटल TIR तो होगा ही होगा, तो पूरा रेनबो होगा। अब पूरा रेनबो किसमें दे रखा है, सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल तो होंगे ही होंगे हमारे पास। दूसरा है प्राइमरी या सेकेंडरी रेनबो दिख सकता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, बी इज अवर आंसर। ओके, सो 9.5, सो 9.5 क्या क्वेश्चन है, वेट वेट अ मिनट, जस्ट वेट। हाँ, सो क्वेश्चन है, यू आर गिवन सोर्सेस ऑफ लाइट। सो हमारे पास चार सोर्सेस ऑफ लाइट है। ओके, ओके, सो ईच वन प्रोवाइड लाइट ऑफ सिंगल कलर। तो हर जो लाइट है हमारी वो अलग अलग कलर की है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। सपोज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ बीम of yellow light is corresponding to a particular angle of incidence at the interface of two media is 90 degree. Okay, so which of the following statement is correct or wrong? It, if the source of yellow light is replaced uh, with that of other light without the angle of incidence. तो ये हमारा थोड़ा तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है the beam of red light would undergo total TIR. Okay. Second, the red light would bend toward the north while it get reflected through the second medium. Third है the beam of blue light undergo total TIR or the beam of green light would bend away from the normal as it is reflected through the second medium. तो देखो हम इसमें बी और सी में मतलब अंतर तो कर सकते हैं, कैसे, अब सोचो कैसे कर सकते हैं। इसमें बोला गया है बी में कि जो रेड लाइट है वो TIR करेगी, इसमें बोला है ब्लू लाइट TIR करेगी। तो हम देख सकते कि जो रेड लाइट है ना उसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होगी ना तो वो ज्यादा बेंड नहीं होगी, ज्यादा बेंड नहीं होगी मतलब TIR नहीं है पॉसिबल। ओके, तो बी को तो हम ऐसे ही खारिज कर सकते हैं। ओके, तो बी खारिज यानी कि ए भी खारिज, यानी कि ए इज नॉट आवर आंसर एंड बी इज आल्सो नॉट आवर आंसर। द बीम ऑफ ग्रीन लाइट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट एज रिफ्लेक्टेड सो द सेकंड वीडियो। ओके, तो हाँ ये हो सकता है बट इसमें भी कंडीशन है, जबकि देखो हमारा सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही है, द बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो TIR। तो जो ब्लू लाइट होगी ना वो TIR करेगी करेगी। ओके, वापस TIR करेगी। ओके, तो दिस इज आवर आंसर।
सी, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। ओके, और ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.6। तो 9.6 है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व फेस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है एक साइड में, ये एक साइड वाला, दूसरा साइड नहीं हो, एक ही साइड हो। लेंस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर है। ओके, कुछ यहाँ पे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे। If the refractive index of material of the lens is 1.5, तो ये इसका refractive index mu1 1.5 है, it will, तो कुछ ऑप्शन है उसको क्लियर करना है। तो इसका फोकस क्या होगा? फोकस लेंथ होगी इसकी 10 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है act as convex lens only for the object that lie on its curved side। तो इसके कर्व साइड में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनसे ये कॉन्वेक्स की तरह ही काम करेगी। ऐसा है कि नहीं, चेक करेंगे। एक्ट एज अ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन द इट्स कर्व साइड, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो देखो क्वेश्चन एलिमिनेट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कॉन्केव का कैसे कर सकती है जबकि इसमें एक कॉन्वेक्स जैसी एक लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स जैसी कर्व। एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस irrespective of the side which the light। तो देखो हमने ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पता होगा, पढ़ा होगा, तो आप ये जानते होंगे कि ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस की ही तरह कार्य करता है। ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखो बेंड होना होता है ना, तो इसी का सरफेस से बेंड होता है, अगली वाली सरफेस से कुछ नहीं होता उसका, इसी सरफेस से बेंड होके यहाँ जाता है ये। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन है एक्ट एज अ कॉन्वेक्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बी और सॉरी बी और सी तो एकदम हट गए, ए और सी बचे। ए और सी में से हमें पता है कि किस साइड पे डिपेंड नहीं करता, किस साइड में रखा हुआ है। ओके, चलिए, सो द आंसर इज सी नाउ, सी इज आवर आंसर। एक्ट एज convex lens irrespective of side of which the object lies। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये खाली सा फिल्टर, तो मान लो ये हमारा एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इसकी एक, इसमें दो रेडियस होंगी, इसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है हमारे पास, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इन्फिनिटी, क्योंकि ये फ्लैट है इस सरफेस। ओके ओके, तो बाहर वाली सरफेस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एयर है उसका 1 है, इसके अंदर वाला वो है 1.5, ये भी है। तो 1, देखो अब इससे हम फोकस लेंस निकाल सकते हैं, इसके फोकस लेंस दोनों को बना के। तो क्या है ये mu2 minus mu1 of 1 of r2 minus 1 upon r1, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम इसकी फोकस नेट फोकस लेंथ इक्विवेलेंट फोकस लेंथ निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगी 1.5 minus 1 that is 1.5 into 1 by r that 1 upon 20 minus 1 by infinity that is 0, ये 0 हो जाएगा एकदम। तो 0.5 by 20 यानी कि ये नीचे आएगा तो ये 40, यानी कि फोकस लेंथ हो जाएगी इसकी 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस लेंथ हो जाएगी। एफ कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द प्लेन साइड R1 और R2, ओके, तो अगर ये साइड अपोजिट कर दी जाए, अब अगर हमने ऐसा कर दिया लेंस को,
पहले उसे था, अब ऐसे कर दिया। अब इसकी फोकस लेंथ निकालते हैं वापस से। तो इस टाइम पर इसकी फोकस लेंथ क्या होगी? तो इस टाइम इसकी फोकस लेंथ कैसे निकालें? देखो, इस टाइम R1 हो जाएगा इन्फिनिटी और R2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, बाकी दोनों सेम रहेंगे, तो बाकी दोनों µ1 हो जाएगा कितना? 1। µ1 हो जाएगा 1, µ2 हो जाएगा 1.5। 1.5। ओके, सो अब निकाल लेते हैं इससे फोकस लेंथ। 1/f इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 बचेगा यहाँ पे। ओके, तो इस टाइम पे भी शायद सेम ही रहेगा। तो इसको हम प्लस ही लेंगे, सेम रहेंगे। 0.5 इंटू 1 माइनस 1/0, सॉरी 1/infinity माइनस 1/20। ओके, ये -20 रहेगा, 1/-20, क्योंकि इस साइड है, इस बार इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर से 1/40 ही आएगा प्लस का। ओके, 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जो F1 सीधा करके आया था वही उल्टा करके भी आया, यानी कि जो फोकस लेंथ है चेंज नहीं होगी, यानी कि हम ये इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कैसा भी साइड है, एक साइड है अगर तो तुम्हारी कॉन्वेक्स, तो वो सेम ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये लो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है C is our answer. Act as a convex lens irrespective of side of which the object lies. Okay. Next question. The phenomenon involved in the reflection of radio wave by ionosphere is similar to. तो जो ionosphere है ना, उसमें कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रेडियो वेव, तो वो किसके समान है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्लेन मिरर ना, ये तो नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसमें ऐसा नहीं है कि एक प्लेन जैसी चीजें होती हैं, इसमें ग्रेजुअली डेंसिटी बढ़ती है। ओके, दूसरा क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एयर ड्यूरिंग मिराज। तो ये हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो जो वो होता है ना मिराज, मिराज में क्या होता है, नीचे का एरिया गर्म हो जाता है, ठीक है, तो जैसे टकराती हैं तो ये वापस लौट जाती हैं। ओके, तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। ये देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर ही है पूरा, इसमें है डेंसिटी है, उसमें भी ऐसी डेंसिटी होगी, इसमें ऐसी डेंसिटी होगी, टकराएंगी रेडियो वेव वापस लौट जाएंगे टोटल DIR की तरफ। क्योंकि वो एक कुछ ऐसा मिरर सरफेस तो है नहीं ताकि उससे रिफ्लेक्शन हो, DIR ही हो सकता है। तो बाकी भी देख, लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय बॉटम मॉलिक्यूल नहीं, अगर डिस्पर्सन होता तो ऊपर ही निकल जाती, वापस लौट के आती, रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो हमारा आंसर इज B, that is total DIR of light in air during a mirage. So it's similar like that only. So now come to the 8th question. So what is our 8th question? The direction. So here the direction is unknown. The direction of a ray of light incident on a concave mirror is shown. तो देखो concave mirror है, इसमें लाइट आ रही है, दिखाया गया है, एक ऐसे लाइट आ रही है, तो ये 3 जगह इट्स ऑन बाय PQ। PQ एक इंसिडेंट रे है, while direction in which the ray would travel after reflection, तो मतलब इनमें से डायरेक्शन में ये रे जा सकती है, तो ये बताया गया है। तो देखो ये फोकस से आई, बस पे टकराई, तो ये पैरेलल होगी, आपको पता होना चाहिए, ऐसे आ रही है तो पैरेलल होके इधर जाने वाली थी, लेकिन इधर पे अब ये रिफ्लेक्शन है, अगर यही मिरर होता, सॉरी लेंस होता तो इधर जाती। ये हमेशा फोकस, अगर कोई भी लाइट रे है फोकस से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है, समझो पैरेलल होगी मिरर, मतलब जो है ना एक्सिस के, उसके पैरेलल होगी। तो ये सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कार्पिन
is higher than the water while its mass density is lower. Okay, so a layer of tarpaulin floating over water in container for which one of the rays incident on tarpaulin, the path so is correct. तो कौन सा पाथ सही होगा? तो ये तो एयर, ये तारपीन है, ये वाटर है। तो तारपीन में क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ तारपीन इज हायर देन द वाटर व्हाइल मास डेंसिटी इज लोअर। तो मास डेंसिटी लोअर है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है। तो क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? क्या होगा? हम कह सकते हैं कि देखो, तो सरफेस है, अगर ये लाइट आई, ओके, तो ये ज्यादा नहीं है ऑप्टिकली, वो नहीं है ना, तो ये आएगी, लेकिन ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा है इसकी, तो लोअर मीडियम से हायर मीडियम आती तो ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, अब देखो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाएगी तो दूर भाग जाएगी, यानी ऐसा हो जाएगा। यानी कि अपना कौन सा पाथ करेक्ट है? सेकंड वाला पाथ करेक्ट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. So a car is moving. So a car moving with a constant speed 60 km per hour on a straight road, looking at review mirror. Okay. The driver finds that the car following him is at a distance of is approaching with a speed of 5 km per hour. In order to keep track of the car is in the rear, the driver being to glance attentively at the rear and the side mirror of his car after every 2 seconds till the car overtakes. If the two cars were maintaining their speed, which are following statement is correct or wrong. Okay, तो ये बोला गया है, एक ये कार जा रही है और एक दूसरी कार आ रही है। इसने अपने रियर व्यू में देखा ये वाली 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसने रियर व्यू में देखा कि ये वाली जो कार है वो 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है और 5 किलोमीटर पर आवर से मुझे अप्रोच कर रही है। यानी कि इसको ऑप्टिकली इसकी स्पीड इसको क्या लग रही है? 65 किलोमीटर पर आवर लग रही है, और ये रीडिंग ले रहा है हर 2 मिनट। ओके, तो इनमें से कौन सा जो है? द स्पीड ऑफ कार इज इन द रियर 65। हाँ, ये है। वेट, वी नीड टू, हाँ, so the driver find that the car following at the अच्छा देखो, the car is moving with a constant speed 60 km per hour on a straight road looking at rear view mirror में देख रहा है। The driver find that the car following him at distance of 100 meter and is approaching with a speed of 5 km per hour. तो देखो तो रियर व्यू में क्या है, आपको पता ही होगा कि को नॉर्मल स्पीड नहीं दिखती, उसमें नॉन एक्सेशन होता है रियर व्यू के हिसाब से। तो हमेशा ये कह रहा है कि 65 है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रही है रियर व्यू के हिसाब से, एक्सीलरेट कर रही है। ठीक है, तो इट्स नॉट अवर आंसर। सो इन द साइड मिरर द कार इज इन रियर वुड appear to approach with the speed of 5 km to the driver of leading car. कह सकते हैं, but next question, next पढ़ते हैं। In the rear view mirror the speed of approaching car would appear to decrease as the नहीं, decrease तो नहीं करेगी, तो increase ही करेगी। तो ये भी गलत है, तो नहीं करने वाली है कार वुड, क्योंकि इसके पास एक्सीलरेशन है। मैंने ये क्वेश्चन कराया है ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये उसी जैसा क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही आ रहा होगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो यानी कि our answer is correct. So 11, there are certain material developed in the laboratories
which have a negative refractive index, तो इनका negative refractive index भी है. A ray incident from air medium 1 into such a medium 2 shall follow the path given by. तो नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी का किसी मीडियम का, तो वो कैसे बिहेव करेगा ये बताना है. ओके, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव कर सकता है. देखो where it is, हाँ, ऐसा तो बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा बिहेव कब करता है जब ज्यादा होता है, तो कम होता है. मतलब पहला मीडियम का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये म्यू 1 मान लें और ये म्यू 2 डालना है, तो म्यू 1 ग्रेटर म्यू 2 होता है, तब होता है ये मीडियम है. ठीक है? और TIR भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता कि ये अगर आएगा और ये ऐसे सीधा जा रहा है तो इसकी क्रिटिकल एंगल पे है ये. ओके, क्रिटिकल एंगल है और ये क्रिटिकल एंगल से जा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि वी हैव ओनली द ए, यानी कि ऐसा आएगा नेगेटिव से ऐसे जा सकता है. ओके, तो ये स्नेल्स लॉ अगर आप यूज करते हैं तो यू कैन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन बाय न्यूमेरिकली आल्सो. तो सेम साइड में बेंड होगा ये नेगेटिव है तो. सो नाउ सो कंसीडर अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से वो मोर देन वन वाले आंसर चालू हो रहे हैं. सो कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द वाटर कंटेनिंग in a plane trough, where when seen from close to the edge of trough, the object look distorted because. तो देखो, एक बीकर ले लिया, ये इसमें पानी फुल, और अगर हमने ये पेन डाली इसमें, पेन थोड़ी टेढ़ी दिखती है. ये वाला क्वेश्चन आपको इसका आंसर तो पहले ही पता होगा, क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण. रिफ्रैक्शन में भी कौन सा लॉ लगा रहे हैं वो भी इसके. देखो पहला ऑप्शन है द apparent depth of the point close to the edge are nearer surface of the water compared to the point away from the edge. ये भी ठीक है, क्योंकि देखो वाटर में हमें लगता है ना इसका तला थोड़ा पास में है, और अगर कूद जाए तो लगता है बहुत ज्यादा गहरा है. ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. द एंगल subtended by the image of the object at height is smaller than the actual angle subtended by the object in the air. ये भी ठीक है. अगर कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है ना तो हमें पानी में दिखता है वो छोटा ऑब्जेक्ट. some of the points of object far away from the edge may be visible because of total TIR. तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं अंदर जो हैं और हमें दिख नहीं रहे हैं. तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि TIR के कारण. ये भी ठीक है. वाटर इन अ ट्रो एक्ट एज लेंस एंड मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट. मैग्नीफाई नहीं होगा और लेंस का यूज नहीं कर सकते हम इस पे. ओके, तो आंसर अपने हैं ABC आवर आंसर. A, B and C are our answer. Okay, next question है a rectangular block of glass ABCD has refractive index 1.6. A pin is placed midway of the face AB. तो एक पिन इन्होंने थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे एक पिन है और ये A है, ये B और ये पिन है. ओके, पिन ये रखिए, उसमें बोला गया है पिन इज प्लेस्ड मिडवे ऑफ द फेस AB of figure. When observed from the face AD, the pin cell. देखो ये क्या होगा, इसकी रे आएंगी तो कह सकते हैं AD से एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ये यहाँ पर आ दिया हमने, AD से एब्जॉर्ब करेंगे तो ये ऐसे आ रही है. तो देखो ये मान लो ये नॉर्मल है, ये आई ऐसे थोड़ा बेंड करेंगी ऐसे, इधर देखा जाएगा और ये निकल जाएगा ऐसा. बहुत सारी रे आएंगी, कुछ ऐसी आएंगी, ऐसी आएंगी. ओके, तो इसके आंसर देखते हैं. अपीयर टू द नियर A, अपीयर टू द नियर D, अपीयर टू द सेंटर ऑफ AD, नॉट B, नॉट seen at all. तो इसमें आंसर क्या हो सकता है? as long as angle of incident on AD of the
ओके, तो ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर मिडल ऑफ एडी में है रखो, यहाँ पे रखती है, अगर थोड़ा सा दूर होता तो ऐसा दिखता, अगर यहाँ पे है तो ये सीधा आएगा और यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, तो हमें लगेगा कि ये ए से आ रहा है, हमें लगेगा ये, इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो ये ए से आ रहा है, और या फिर कहीं से नहीं आ रहा है, तो इसका हमारा आंसर कौन कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है और डी हो सकता है। ओके, चलिए, तो 14th क्वेश्चन है this. So what is the first 14th question? Between the primary and secondary rainbow, there is a dark band known as Alexander's dark band. This is because of, चल देखते हैं क्या है ऑप्शन है। लाइट स्कैटरिंग इनटू द रीजन डिस्ट्रक्टिवली। तो देखो वैसे इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, ये अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड कब बनता है, या तो तब जब लाइट स्कैटर करती है रीजन से, ओके, या तब जब मतलब ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो लाइट स्कैटरिंग, नहीं नहीं स्कैटर तो होती है, यानी कि बी अपना ऑप्शन नहीं है। लाइट इज अब्सॉर्ब इन द रीजन, नहीं नहीं अब्सॉर्ब नहीं होती, स्कैटर होती है। एंगल मेड एट द आई बाई स्कैटरिंग रेज विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट of the sunlight between approximately 42 to 50। तो ये थोड़ा रिटर्न लर्निंग कॉन्सेप्ट था, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके आंसर क्या है, ए और डी है। स्कैटर करती है, और दूसरा ये सन से जो एंगल है अप्रोक्सीमेटली 42 एंड 50 डिग्री होते हैं तब बनता है। ओके, इसको आप लर्न करने पे जाओ, यू शुड लर्न इट। ओके, ए एंड डी। 15th, a magnifying glass is used as object to view can be brought closer to the eye than the normal near point the result in। तो क्या कर रहा है इसमें, एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसको क्लोजर, आई के क्लोजर रख के देखो, एक नॉर्मल नियर पॉइंट से देखो, इस मतलब दोनों में अंतर क्या होगा। द लार्ज एंगल टू बी सस्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई मेड हेंस व्यू इज ग्रेटर डिटेल्स। हाँ हो सकता, नहीं ग्रेटर, देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, हाँ ये हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, फोकस हम पास में लेके आ जाते हैं उसको। इंक्रीज इन फील्ड ऑफ व्यू, नहीं। इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन एट द नियर पॉइंट, ना बिल्कुल नहीं होता। तो लार्ज होता है, लार्ज एंगल बनता है तो उससे अच्छा दिखता है ग्रेटर डिटेल्स के साथ। ओके, आपने देखा ही होगा, सीआईडी में यूज करते थे। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन, एन astronomical refractive scope has an objective of focus length 20 centimeter and an eyepiece of focus length 2 centimeter। तो देखो ये क्या है, एक टेलीस्कोप है ये, और ये तो इसका 2 है, ये 20 है आगे वाला। मैंने थोड़ा अलग तरह से बनाया, अच्छे से बनाते हैं। अब ठीक है, ये 2 लग रहा है, ये 20 लग रहा है। तो चलो क्या निकालना है आपने, देखते हैं ऑप्शन पर। द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज 20.02 सेंटीमीटर। ये देखते हैं कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, L इक्वल टू एफ ऑफ O प्लस एफ ऑफ E। तो एफ ऑफ E निकालना पड़ेगा, सॉरी 20 मीटर है, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो निकालते हैं ऐसे। तो 20 मीटर प्लस सेंटीमीटर कितना होता है, 0.02, क्या हो जाएगा 20.02। तो यह है हमारा आंसर मीटर। तो मैग्निफिकेशन इज 1000। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्म होता है एफ नॉट ऑफ एफ ई, एफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वन, एफ इमेज, सॉरी एफ ऑफ आई। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर अपॉन 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 2 कट गया तो 1000। तो ये भी ठीक है हमारा।
द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, तो इन्वर्ट इमेज तो होती है, ओके। एन objective of a larger aperture will increase the brightness and reduce chromatic aberration of the image. नहीं नहीं ये नहीं होता, ब्राइटनेस नहीं बढ़ाई जाती, ओके। चलिए 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन इट इज, ओके। सो 17th क्वेश्चन है ये, what will be the focus length of lens for red light be more same or less than that for blue? What will be the focus length of a lens for red light be more same or less than that for blue light? Solution. ये कैसे हो सकता है? Let's find the solution. यहाँ देखते हैं तो कुछ चीज हम जान सकते हैं कि कॉची का नाम किसी को कॉची, ऐसे भी इसका यूज नहीं करते, यूज नहीं करना। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं, वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ओके। तो रिफ्लेक्टेंस ऑफ रेड लाइट इज लेस देन दैट फॉर ब्लू लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका, मतलब म्यू ऑफ रेड जो है लेस देन है म्यू ऑफ ब्लू से, मतलब म्यू ऑफ ब्लू ज्यादा है, ठीक है। तो म्यू ऑफ ब्लू अगर ज्यादा होगा तो वन अपॉन जो है ये भी ज्यादा होगा, यानी कि एफ ऑफ रेड जो है ग्रेटर होगा एफ ऑफ ब्लू से, ओके। तो रेड ग्रेटर होगा, focus length then thus the focus length of red light will be greater than that for blue light. So that's answer, okay। चलो तो चलते हैं 9.18, okay। The near vision of an average person is 25 centimeter, ये आपको पता ही है, तो 25 centimeter is near vision होता है average person। To view an object with an angular magnification of 10, what should be the power of the microscope? तो माइक्रोस्कोप का पावर कितना होता है मैग्निफिकेशन ऑफ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम एफ नॉट अपॉन एफ ई, आपको पता ही है, एक नॉर्मल, ओके। मैग्निफिकेशन क्या और क्या हो सकता है, बी अपॉन म्यू भी हो सकता है, डी अपॉन एफ भी हो सकता है, ओके। डी हमें दिया गया है 25 है, ओके। और मैग्निफिकेशन हमें दिया गया 10, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ निकाल यहाँ से डी बाई एम करके, तो एफ कितना आ जाएगा 25 बाई 10 दैट इज 2.5, तो फोकस लेंथ आ गई 2.5, ओके। फोकस लेंथ जैसी 2.5 आई तो पावर निकाल लेंगे, 1 अपॉन फोकस लेंथ होती है ना पावर, 1 अपॉन 2.5 करेंगे तो 10 आ जाएगा 4, पर इन मीटर था, तो मीटर में तो 0.0 करना पड़ेगा, तो ये 40 हो जाएगा, 40 डायोप्टर का हमें पावर चाहिए, तभी हम माइक्रोस्कोप 10 का मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, ओके। 1 अपॉन 0.025 था इक्वल टू हो जाएगा 40 डायोप्टर, अरे 1000 25 से डिवाइड देंगे 40 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 19th। सो an unsymmetric double vertex thin lens form the image of a point object on its axis. Will the position of the image if the lens is reversed? देखते हैं चलो। तो इसमें लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले, 1/v क्या होता है, मतलब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला हमारा। For a given object position, if the focal length of the lens does not change, the image position remains unchanged, okay। So by lens maker formula we will use 1 upon f upon जो आपको पता ही है, इसका यूज हम कर चुके हैं, ओके। तो हम इसका यूज करेंगे। सो इन्होंने बोला था कि दोनों की अलग अलग है, ओके।
और फिर रिवर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो वैसे इस क्वेश्चन पर नहीं जरूरत है, हमने सेम क्वेश्चन ऐसा ही कर रखा है। हाँ ये रहा। तो इसमें इसमें भी ऐसे, अब उसमें बोला गया है कि दो अलग अलग सरफेस है, मतलब आधा सरफेस में कुछ और है, आधे में कुछ और है। में बोला गया है आधे आधे सरफेस में कुछ और, आधे और, तो ये भी इसी तरह ही था ना, आधे सरफेस में कुछ और था, आधे सरफेस में कुछ और था। तो हम इसमें इसमें आंसर क्या आया था, एक्ट एज फर्स्ट लेंस रिस्पेक्टिव ऑफ साइड ऑफ विच द ऑब्जेक्ट लाइक। तो यहाँ पे साइड मैटर नहीं करेगी, तो उसमें आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, इट नॉट चेंज। सो पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी इसमें रिवर्स करने पर भी। तो इसका भी आंसर हमने निकाला, सेम ही तरीका है बस। ओके, तो पोजीशन विल नॉट change if we reverse the lens. Okay. So now 9.20. So three immiscible liquids हैं of density D1, D2, D3. तो और ग्रेजुअली घटती जा रही है डेंसिटी, ऐसे है, ऐसे है ये डेंसिटी। ओके, एंड रेस्पेक्टिव इंडाइसेस mu1, mu2, mu3 ये भी है, आर पुट इन अ बेकर। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड कॉलम इज, देखो लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, सेकंड लिक्विड कॉलम, थर्ड लिक्विड कॉलम। इसमें हम क्या भरा हमने, D1, D2, D3, और सब में सेम हाइट पर H/3 है ना, तो सेम हाइट पर लिक्विड भर दिया H/3। अरे H/3 पे हमने यहाँ पे लिक्विड, H/3 पे लिक्विड भर दिया। ठीक है, अ डॉट इज मेड एट बॉटम ऑफ द बीकर। सो एक डॉट यहाँ पर बनाया गया है, थोड़ा वाइट एक दिया गया है, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बना, ये डॉट तीनों बना दिया गया है। फॉर नियर नॉर्मल विजन फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ डॉट। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी दोनों में, मतलब तीनों में। सो मान लीजिए ये आंख है, इसने देखा, तो देखो जिसमें ज्यादा डेविएट हो जाएगी ना लाइट, उसमें ज्यादा क्या बोलते हैं, कम डेप्थ दिखेगी। या फिर हम सॉरी, ऐसा था या अलग था, अरे हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा डायग्राम कंफ्यूज हो गया था। H/3 में ये भरा, H/3 में ये भरा, बाकी में पूरा ये भरा। ओके, तो mu1 ये है, mu2 ये है, mu3 ये है। ओके, ये है एक्चुअल डायग्राम, और यहाँ पर है एक डॉट, और यहाँ पे देख रहे हैं तो कितनी आएगी अपेरेंट डेप्थ। तो नाउ वी नीड टू फाइंड इट। तो चलिए मान लेते हैं डॉट अगर यहाँ हो तो इसकी हाइट क्या होती, इसमें H1 क्या होगा, इस स्थिति में H1 क्या होता था, माइनस ऑफ, सो माइनस ऑफ mu2 अपॉन mu1 H/3, मतलब कितनी हाइट है उतनी, और माइनस ऑफ mu2 अपॉन mu1, तो ये होता था। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, H2 के लिए इसमें mu2 और mu1 दोनों मिलेंगे, तो mu3 बाई mu2, और इसकी लेंथ कितनी, mu2 mu1 H/3 प्लस H/3, और एक्स्ट्रा में मतलब ये है टोटल। ओके, और H3 क्या हो जाएगा, फिर H3 हो जाएगा 1 बाई, ये एयर में है अब, 1/mu3 H/3 प्लस, ओके H/3 प्लस H/3 mu3 अपॉन mu2 प्लस mu3 अपॉन mu1। ओके, तो इसमें सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना,
h/3 of 1 by mu1 plus 1 by mu2 plus 1 by mu3। तो इस केस को आप याद भी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो कि ऐसा अगर होता है तो अपना आंसर कैसे निकलेगा, h/3 1/mu1 plus 1/mu2 plus 1/1/mu3। Okay, so this is our answer. If we put h1, h2 and h3 something like h equal to 9 meter and mu1 equal to some 2 mu mu1 क्या रखते हैं, लगा जा रहा है 4 रखते हैं, mu2 रखते हैं 3, mu3 रखते हैं 1 सर 2। तो इस स्थिति में क्या होगा 1/9 सॉरी h/3 है तो ये हो जाएगा 9/3 1/4 plus 1/3 plus 1/2 that is 12 and 3 4 6 3 2 ये 4 and 6 10 3 13 13/4 0 आंसर। ये होती अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ यानी कितनी, ये कितना होता है 4 से डिवाइड देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.1 हो जाएगा अपना 3.25 सर 3.25 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं 50 थोड़ा सा टाइम। For a glass prism mu equal to √3, the angle of minimum deviation is equal to the angle of the prism. Find the angle of prism. इसमें angle of prism हमें find करना है। So चलिए find कर लेते हैं। Deviation m is given by क्या है, deviation कितना होगा mu equal to sin of a plus upon 2 divided by sin of a/2। ओके तो ये है, तो hence आधा सेम, दोनों सेम दिया। तो इस स्थिति में क्या होगा, म्यू जो है हमारा हो जाएगा sin a बाई sin ऑफ a/2। ओके sin ऑफ a को हम मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 a को मान लीजिए, मान लेते हैं 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x by x। ओके तो ऐसे करके निकाल दीजिए। 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a sin x cos x by sin x, तो sin x कट जाएगा 2 cos x बचेगा, 2 cos x यानी कि क्या हो जाएगा 2 cos a/2 और इसमें वैल्यू रख देंगे हम। cos कितना है, a कितना है μ√3 है ना, μ√3 यानी कि cos इनवर्स रखते हैं, तो cos √3/2 यानी कि cos a/2 जो है वो है √3/2 और ये 2 था ना तो इधर 2 हो गया। a/2 कितना हो जाएगा 40 डिग्री और a कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके तो 60 डिग्री is our answer। Okay, so we have done 21 question of this chapter. Next session we'll see some more questions and we'll end this topic. There are 32 questions in this chapter, so we'll see in next session। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, goodbye।